नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और इस पूरे हफ्ते हमने नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया है और आपके पोर्टफोलियो के लिए किस तरह का पोषण, किस तरह का न्यूट्रिशन ज़रूरी है, इस पर हमने बहुत ही बारीकी से तमाम एसेट क्लास को ध्यान में रखते हुए चर्चा की है। और आज क्योंकि इस पूरी सीरीज़ का आखिरी एपिसोड है, तो हम उम्र के मुताबिक, अब क्योंकि उम्र के मुताबिक आपका खान पान भी बदलता है और उसी के मुताबिक जो पोषण की क्वांटिटी होती है वो भी बदलती है, उसी तरह से आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी आपको बदलाव करने होते हैं। कुछ तरह की एसेट क्लासेस जहां पर आप निवेश बढ़ा सकते हैं, कहीं पर आपको कम करना है। ऑब्वियसली आपके आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ये तमाम बदलाव होते हैं, लेकिन आपकी उम्र का पड़ाव जो है वो बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। 20 साल की उम्र में अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपके पास, अगर आपने अपने गोल्स अलाइन कर रखे हैं, तो काफ़ी लंबा समय होता है। जोखिम उठाने की क्षमता भी आपकी ज़्यादा होती है। 30 साल की उम्र में क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घर का लक्ष्य बन चुका होता है, शायद ज़िंदगी में आगे बढ़कर शादी करनी है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये तमाम लक्ष्यों के बारे में सोचना ज़रूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका निवेश जो 20 साल की उम्र में एक वेल्थ क्रिएशन गोल के लिए हो सकता है, 30 साल की उम्र में आते आते आपके पास तमाम तरह के लक्ष्य होते हैं जो आपके सामने आ जाते हैं। 40 साल की उम्र में भी आप उसी लक्ष्यों को पूरा करने की कगार पर आ रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं। तो हर पड़ाव के मुताबिक आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में भी बदलाव आने चाहिए। तो आज मोटा मोटा हम इसी पर बात करेंगे और 20 साल, 30 साल, 40, 50 और उसके बाद कि फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में किस किस तरह का पोषण या न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है, इस पर हमारा फोकस होगा। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं जो आज आपको गाइड करेंगे इस रणनीति को बनाने के लिए। यशवर्धन लोहानी, डायरेक्टर IIFL सिक्योरिटीज, प्रांजल कामरा, फाउंडर और CEO Finology.in। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और नेशनल न्यूट्रिशन वीक हम बना रहे हैं और उम्र के हिसाब से आज बताएंगे दर्शकों को कि उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में उम्र के मुताबिक किस तरह का पोषण ज़रूरी होता है। यशवर्धन, शुरुआत चलिए मैं आप ही के साथ करती हूँ। क्योंकि न्यूट्रिशन वीक हम बना रहे हैं तो मेरे ख्याल से डोज ऑफ न्यूट्रिशन एट एवरी एज अगर मैं समझना चाहूँ, और एज में मैं चाह रही हूँ कि हम कंसिडर करें 20 ईयर्स, 30 ईयर्स का इन्वेस्टर, 40 साल का इन्वेस्टर, 50 साल का इन्वेस्टर और 60 साल का इन्वेस्टर। इनकी न्यूट्रिशन की थाली में कौन कौन सा कंपोनेंट है जो 20 साल की उम्र में ज़्यादा हो सकता है लेकिन 60 साल की उम्र तक आते आते उसको कम करना पड़ जाएगा? खाने के हिसाब से बताइएगा और इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास के हिसाब से भी बताइएगा। थैंक यू कविता और गुड आफ्टरनून सभी को। यशवर्धन, जैसे कि आप जी हाँ, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हर एज ग्रुप के हिसाब से किस तरह से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, किस तरह से किसी को भी निवेश करना चाहिए, उस हिसाब से जब कोई 20 साल का होता है, इट इज जस्ट द बिगिनिंग, तो उस समय आपका पोर्टफोलियो वो और ज्यादा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए टुवर्ड्स हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड इंस्ट्रूमेंट्स। हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड से मेरा कहने का मतलब है जिस तरह से स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। अगर आप कंजर्वेटिव साइड में भी जाएंगे तब भी आप इंडेक्स फंड्स में निवेश कर सकते हैं। इसमें एक 20 साल के एक नौजवान के लिए एक थंब रूल है जिसको कहते हैं रूल ऑफ 144। रूल ऑफ 144 ये बोलता है कि आपको कितने साल पे आपका जो वेल्थ है वो क्वाड्रपल यानी कि 4 गुना हो जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट से। तो अगर आपका कोई भी निवेश आपको ऑन एन एवरेज ईयरली 12% का रिटर्न देता है, तो आप उसको अगर 144 144 से डिवाइड करेंगे तो 144 डिवाइडेड बाय 12 विच इज 12, मतलब 12 साल में आपका कोई भी निवेश वो 4 गुना हो जाएगा। तो एक कंपाउंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो हमेशा एक नौजवान को हमेशा उसके जहन में होना चाहिए कि किस तरह से उसकी जो नेटवर्थ है या किस तरह से उसका इन्वेस्टमेंट है वो एक समय के बाद वो अपने आप कंपाउंडिंग में रोल प्ले कर रहा है, किस तरह से वो इंक्रीज हो रहा है उसका इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से अगर कोई 30 साल का नौजवान है जिसको मतलब एक मिड लेवल कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, वो बहुत ज्यादा करियर फोकस्ड है अपनी, तो उसका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो अपने आप ही एक बैलेंस पोर्टफोलियो की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए। बैलेंस पोर्टफोलियो से मेरा कहने का मतलब है कि उसका स्टॉक इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बॉन्ड्स में होना चाहिए, साथ साथ उसको रियल एस्टेट में भी अपना एक पोर्शन इन्वेस्टमेंट का रखना चाहिए। इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि अराउंड 60% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इन्वेस्टेड इन स्टॉक्स।
स्टॉक क्या कर रहा है, बेसिकली आपको इन्फ्लेशन और एक ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली बॉन्ड्स आपको स्टेबिलिटी और एक फ्यूचर फिक्स इनकम के लिए आप अभी से निवेश करना चालू कर रहे हैं। साथ ही साथ आप रियल एस्टेट में रीट्स के थ्रू या खुद डायरेक्ट प्रॉपर्टी ओन करके भी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अगर आप 20% रियल एस्टेट में और 50% स्टॉक्स और 30% बॉन्ड में देंगे तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो आप बनाते चल रहे हैं एट एन एज ऑफ 30 ईयर्स। सिमिलरली जब आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम सारे इन्वेस्टमेंट एक गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटायरमेंट उसमें से एक ऐसा गोल है जो विच हैज टू हैपन इन एवरीबॉडीज लाइफ, वो सबके लिए होना है। तो आपके दिमाग में हमेशा रिटायरमेंट फोकस्ड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। आप 40 की उम्र में हैं, आप ऑलरेडी कॉर्पोरेट में यू हैव एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ। अब आपको जो आपने इन्वेस्ट किया है उसको अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना है, और उसी को और उस प्रिजर्व वेल्थ से ही आपको यू नीड टू ग्रो योर इन्वेस्टमेंट्स। तो एक मोटा मोटा थंब रूल अगेन सेज कि 50-30-20 का रूल होता है, जिसमें आप 50% इन्वेस्टमेंट्स अपने फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में या एफडीज में आप इन्वेस्ट करते हैं। 30% निवेश आप अपना डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में करते हैं। वो स्टॉक्स जो आपको क्वार्टरली एनुअलाइज कुछ ना कुछ डिविडेंड पे आउट्स कर रहे हैं। सिमिलरली 20% आप इन्वेस्टमेंट अपना ग्रोथ एसेट्स में कर रहे होते हैं। ग्रोथ एसेट्स अगेन इक्विटी स्टॉक्स में जो आपको एक अल्फा प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर द मार्केट। once you are in your 50s, so it is almost there मतलब आप almost you're close to your retirement। अब क्या है कि you have जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स किए थे, they will start to generate rewards for you, and so आप you are more focused, you know कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, you know the target, you know all काफी चीजें बिल्कुल। ऑलरेडी सेटल डाउन हो चुकी हैं आपके करियर में, हाँ, प्रोबब्ली फैमिली वाइज भी आपका काफी सेटल हो गया, नाउ यू जस्ट नीड टू मूव बिल्कुल। फॉरवर्ड। तो 70% निवेश हम एट 50 हम टारगेट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जिसमें ओके, कई तरह के बॉन्ड्स होते हैं, कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक समय के बाद हमको रिटर्न जनरेट करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। सिमिलरली 20% इन एन्युनिटी और गारंटीड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में हम निवेश कर रहे होते हैं। इसी तरह से 10% हम तब भी बैलेंस अपना कॉर्पस स्टॉक्स पे रखते हैं, क्योंकि हमको मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो वो जो ठीक है। 10% कॉर्पस है वो हमको हेल्प कर रहा है मार्केट इन्फ्लेशन को बीट करने में। ऑलराइट, जब हम चलिए। 60 साल के हो गए हैं, हमारा कॉर्पोरेट जी, जर्नी ऑलमोस्ट इट इज वी आर लाइक वो ऑलमोस्ट इट इज अबाउट टू ओवर। अब हमको अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, वी आर ऑलरेडी देयर, लाइक 60 इज आवर रिटायरमेंट। कैपिटल इज ऑलरेडी प्रिजर्व्ड, हमने जो हमारा कैपिटल है उसको अब हम यूज करेंगे फॉर 60 एंड आफ्टर 60। साथ ही साथ हमको कुछ ना कुछ ऐसा इनकम जनरेशन का सोर्स रखना होगा जो हमको मंथली पे आउट्स देता रहे। तो यहाँ पे जो हमने बॉन्ड्स एट द एज ऑफ 40 में इन्वेस्ट किया होगा वो हमको रेगुलर पे आउट दे रहे होंगे as in, और साथ ही साथ एक विड्रॉल का थंब रूल है अगेन, जिसको हमेशा एक रिटायर्ड पर्सन को या पर्सन हु इज क्लोज टू रिटायरमेंट उसको ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से अपना पैसा खर्च करें। कमाना तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन खर्च करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, स्पेशली वंस यू आर 60, जहां पे आपका कैश फ्लोज या सोर्स ऑफ इनकम हैव रिड्यूस्ड। तो 4% विड्रॉल रूल एक है, जिसमें जो रूल कहता है कि आपको हर साल आपके इन्वेस्टमेंट का 4% ही एक्सपेंस करना चाहिए, यानी कि आपका सालाना एक्सपेंस जो है 4% होना चाहिए आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का। अज्यूमिंग कि आपका 1 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट था और उसका 40 ऑलमोस्ट 4 लाख रुपया आपका सालाना खर्चा होना चाहिए। इसको हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि 5% इन्फ्लेशन है, तो नेक्स्ट ईयर में हम 4% यानी कि 1 करोड़ में हमने 4%, 4 लाख रुपए का हमारा खर्चा है, और 5% हम इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, तो हम 4,20,000 का नेक्स्ट ईयर बिल्कुल। तक तो एक्सपेंस कर रहे हैं। 60 का जो पड़ाव होता है वहाँ बहुत ज़रूरी होता है ये समझना कि आपको एक तो कैपिटल प्रोटेक्शन पर ध्यान देना है, और साथ ही अगर आपने ऐसी निवेश रणनीति
बना रखी है जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको कमा कर दे रहे हैं, तो आपको कितनी ज़रूरत पड़ेगी अपने हर महीने के खर्च के लिए, इसकी बारीकी में हम आगे जाएंगे। लेकिन प्रांजल, मैं चाहती हूं कि क्योंकि हम 20 से लेकर 60 साल तक की उम्र की बात कर रहे हैं, और ऐसे में शायद जिसने 20 साल की उम्र में शुरू किया है फाइनेंशियल प्लानिंग करना या निवेश को समझना, हो सकता है उनका पहला लक्ष्य वेल्थ क्रिएशन हो, या ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सोचते हैं तो घर खरीदने के बारे में सोचते हैं उस उम्र में। मैं चाहती हूँ कि हम दर्शकों को ये बताएं आपके ज़रिए कि गोल प्लानिंग का सही पड़ाव क्या होता है। 20 साल की उम्र में अगर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, जो कि किस प्रोपोर्शन में आपको करना चाहिए, यशवर्धन ने हमें समझाया काफ़ी विस्तार से, लेकिन वो सब तभी ही आप कर पाओगे ना जब आपने अपने लिए कोई फाइनेंशियल गोल्स बांध रखे होंगे। रैंडमली आप स्टॉक में पैसे लगा रहे हैं, आजकल के युवाओं की मैं बात करूं तो उनकी दिलचस्पी तो एफएनओ में भी होती है, क्रिप्टो में भी होती है, म्यूचुअल फंड के ज़रिए भी वो निवेश कर रहे हैं, तो वो सब जगह फैले हुए होते हैं, है ना। और शॉर्टकट, जल्दी कमाई करनी है हमें, जल्दी मुनाफा कमाना है, ये एक बहुत टॉप ऑफ द माइंड एक उनकी इंटेंशन रहती है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के जो फंडामेंटल्स हैं कि भैया एक स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए, आपको गोल के मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए, वो बहुत देर से समझ में आता है प्रांजल। तो मुझे आप बताइए कि किस उम्र में आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेट डाउन करना चाहिए, तय करना चाहिए, और कैसे 30, 40, 50 की उम्र में वो गोल्स में तब्दीली भी आती है प्रांजल, जरा ये समझाइए। बिल्कुल कविता, इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहला तो ये कि हमें गोल प्लानिंग, क्योंकि 20 साल या उस 25 साल इस उम्र में मैं ये देखता हूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी तो आ गई है कि लोगों को पता है कि निवेश करना है। तो ऐसे में सवाल ये आता है, अभी हम पे लाइबिलिटीज नहीं है, क्यों ना हम ऑल आउट जाए, हम बहुत एग्रेसिव जाए, जैसा आपने बताया क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब सवाल ये आता है कि ये नहीं करना है, चाहे आप 18 के हो, 25 के हो, आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी भी अच्छी हो, यू डोंट हैव टू गैम्बल। और ये गैम्बलिंग टेंडेंसी ना मोटिवेशन वीडियो देख के, एजुकेशन बुक्स पढ़ के नहीं आएगा। ये डिसिप्लिन अपने आप आएगा अगर हम अपने लिए गोल्स जल्द से जल्द निश्चित करें। अगर मैंने 23 साल की उम्र में कमाना शुरू किया और मुझे पता है कि मुझे 30 में कहां पहुंचना है, तो जब मेरे पास मंजिल है तो मैं रास्ता डिसिप्लिन तरीके से बना सकूंगा। तो गोल प्लानिंग इसलिए जरूरी है कि उसके बिना आपके में डिसिप्लिन नहीं आएगा, यू विल कीप ऑन गैम्बलिंग। दूसरा, अगर आप गैम्बलिंग करते रहोगे तो इन्वेस्टिंग का एक या फाइनेंशियल प्लानिंग का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हमको ये समझना है कि कभी भी हम लोग बहुत ऑब्सेस करते हैं कौन सा स्टॉक सबसे अच्छा है, कौन सा म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है, लेकिन अगर आपका गोल 7, 8 या 10 साल दूर है तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपने कौन सा स्टॉक या कौन सा म्यूचुअल फंड लिया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितनी जल्दी लिया, कितना कंसिस्टेंटली उसमें इन्वेस्ट किया, और नेगेटिव कंपाउंडिंग यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क लेके अपने प्रिंसिपल को इरोड होने से, कम होने से आपने बचाया कि लॉन्ग रन में आप खराब से खराब म्यूचुअल फंड भी ले लेंगे ना, तो 10 साल में वो मोस्ट एफडीज को आउट परफॉर्म करेगा। तो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप ट्रेडिंग करके, गैम्बलिंग करके अपने प्रिंसिपल को खत्म ना करें। दूसरी चीज, यहां पे एक बहुत जरूरी चीज ये आती है कि कई बार जब हमको एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखना है कि जितना दूर आपका गोल है, जैसे अगर आपको घर 15 साल बाद लेना है तो उतना ज्यादा रिस्क आप ले सकते हैं। जितना पास आपका गोल है उतना सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको जाना है, क्योंकि आपको सिर्फ रिटर्न्स नहीं चाहिए, आपको वोलेटिलिटी को भी मैनेज करना है। रियल लाइफ में ना कई बार हम उल्टा कर देते हैं, हम देखते हैं कोई मेरा दोस्त गोल 2 साल दूर है लेकिन मैं जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंचा नहीं हूं, अब वो कॉर्पस तक पहुंचने के लिए चलो मैं एक्स्ट्रा रिस्क लेता हूं। तो जितना पास वाला गोल होता है हम उतना ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग के सीधे सीधे अगेंस्ट है। जो 15 साल 20 साल गोल दूर वाला गोल है उस पे आप रिस्कियर म्यूचुअल फंड्स, ऑफ कोर्स रिस्क प्रोफाइलिंग आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी निर्भर करेगा, लेकिन इन जनरल 15 साल 20 साल दूर वाला गोल है, आप रिस्कियर म्यूचुअल फंड, थोड़े रिस्कियर स्टॉक्स पे जा सकते हो। पास है गोल, आपको इक्विटी से निकल के एफडी डेट की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दो बेसिक चीजों को हमको ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे पहलू हैं इस चर्चा में, और एक एक करके हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम 60 साल की उम्र की बात करते हैं, बिकॉज 20s में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। 60 साल की उम्र का ऐसा पड़ाव होता है जहाँ पर आपको अपनी, अगर कोई इनकम जनरेटिंग आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो काफ़ी हद तक अपने इन्वेस्टमेंट पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि रिटायरमेंट का जो लक्ष्य है वो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप अपने पैसे को कमाने का मौका देंगे, यानी जितना ज़्यादा अपने पैसे को निवेशित रखेंगे उतना ज़्यादा आप कमा भी पाएंगे। और
ऐसा नहीं है कि आप एक बार रिटायर हो जाएं तो आपके पैसे ग्रो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बांधनी पड़ेगी। जो यशवर्धन मैं शुरुआत में भी बोल रही थी, आपने भी टच अपॉन किया उस पर, कि आपको ये फिगर आउट करना है कि कितना पैसा आपको अपने पोर्टफोलियो से निकालना है सालाना। ये तो आप तब तय कर पाएंगे ना यशवर्धन, जब आपने अपने लिए कोई फाइनेंशियल गोल रिटायरमेंट को लेकर तय कर रखा होगा। आपको ये पता होगा कि आपको 60 साल की उम्र में हर महीने का कितना खर्च लगेगा। आपको ये पता तब होगा कि आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ क्या क्या है जिसके चुकाने के लिए आपको हर महीने पैसे लगेंगे इस पोर्टफोलियो से। तो मैं चाहती हूँ कि आप एक चेकलिस्ट हमको बताएं, ठीक है। अगर किसी ने रिटायरमेंट के बाद, मान लीजिए कोई और इनकम का सोर्स नहीं है, जो पोर्टफोलियो उन्होंने पिछले 40-50 साल में, या ऑन एन एवरेज चलिए 25-30 साल पकड़ लेते हैं, निवेशित रखा है, इन्वेस्टेड रखा है, उसमें से उनको पैसे निकालने हो, कितना प्रपोर्शन वो ग्रोथ में रखे, कितना प्रपोर्शन वो अपने हर महीने के खर्च के लिए रखे। और क्योंकि हम आने वाली लाइफ की बात कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपके पास इनकम कभी हो कभी नहीं हो, मोटे तौर पे आप उसी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर आश्रित रहेंगे। गणित कैसे बैठाएं अपने खर्चों का और बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स का, बताइए। बिल्कुल कविता, आपने जिससे जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको किस तरह से गणित बैठाना चाहिए कि हमारा रिटायरमेंट में कितना कॉर्पस होना चाहिए जो हमें अपने गोल्स पे डिप्लॉय करना चाहिए। तो इसमें एक सिंपल, जब भी हम कोई भी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं तो रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे गोल्स होते हैं हमारे लाइफ स्पैन में। जैसे मान लीजिए हमारी शादी से वो शुरू हो जाता है कि शादी का एक गोल है, फिर उसके बाद बच्चों की पढ़ाई का, फिर उसका बच्चों की शादी का, फिर उसके बाद रिटायर। तो इस तरह से हमको हर चीज में इन्फ्लेशन को मद्देनजर रखते हुए या इन्फ्लेशन को अभी से डिस्काउंट करते हुए हमको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एलोकेट करते रहना चाहिए हर गोल के टुवर्ड्स। और हर गोल के टुवर्ड्स हमको म्यूचुअल फंड्स, या जब भी वो गोल, जिस तरह से अभी सर ने बोला कि अगर वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोचिंग गोल है, जिस तरह से रिटायरमेंट, मान लीजिए कि आपका रिटायरमेंट अभी 20 साल बाद है, तो आप इनिशियल 15 साल या इनिशियल मान के चलिए, हाँ 15 साल आप उसको इक्विटी में रख के चलिए। और जैसे आपको मालूम हो गया कि ठीक है इतना कॉर्पस है, ये मेरे रिटायरमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, और फिर उस कॉर्पस को आप फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में मूव कर लीजिए और अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करिए। कैपिटल प्रोटेक्शन एक की है जैसे जैसे हम अपने गोल के नजदीक आते चले जा रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई गोल है जो आपको नेक्स्ट 2 इयर्स में है, मान लीजिए कि आपकी बच्चों की शादी है और आपको नेक्स्ट 2 ईयर का प्लान करना है, तो आप अभी से एक सिक्योर्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में पैसा डाल के रखेंगे, ताकि आपको जो इक्विटी से जो मनी लॉस या कहीं पे, इक्विटीज हम सब जानते हैं वो ऊपर नीचे मार्केट कभी भी हो सकता है, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। तो उसको हम अकॉर्डिंगली उस तरह से वी नीड टू फिगर आउट कि हमको कब उसको डेट इंस्ट्रूमेंट में रखना है, कब हमको निवेश को अपने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में लेके चलना है। सिमिलरली रिटायरमेंट के बाद हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको एक मंथली कैश फ्लोज चाहिए। दूसरा, हमको अपना हेल्थ प्लानिंग करना होता है। तो अगर हमको अपना हेल्थ प्लानिंग करना है तो हमको मालूम है कि हमको एक इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करके चलना है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे पोस्ट रिटायरमेंट हमारे काम आएगी। तो एक इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस कवर, हेल्थ कवर, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। एक डेट इंस्ट्रूमेंट जो आपको रेगुलर मंथली पे आउट कर रहा है, उसमें आपका निवेश होना चाहिए रिटायरमेंट के बाद के लिए। इक्विटी में आपका 10 से 20% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि वही आपके कॉर्पस को इन्फ्लेशन बीट कराने के काम आएगा। तो और साथ ही साथ अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टेड रहते हैं, आपका अपना घर है, तो दैट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा कंफर्ट, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करके रखना शुरू से। विच ऑल्सो ब्रिंग्स टू अ पॉइंट कि क्या हमको रियल स्टेट में ही सारा इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि रियल स्टेट प्रोबेबली हो सकता है आज के टाइम पे उतना ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स नहीं दे रहा होगा जो कि आपको एक इक्विटी या एक डेट इंस्ट्रूमेंट दे रहा है। तो एक रियल स्टेट, एक हेल्थ कवर, इंश्योरेंस कवर, लाइफ कवर, डेट फॉर योर रेगुलर मंथली पे आउट्स, एंड इक्विटी टू बीट इन्फ्लेशन।
काफ़ी अहम जी। बातें आपने यहाँ पर मेंशन की हैं, काफ़ी अहम बातें आपने यहाँ पर हाईलाइट की हैं और थोड़ा-सा एक लायबिलिटी फैक्टर है प्रांजल, जहाँ पर मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है लोगों को। क्योंकि आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि बाय नाउ पे लेटर और इस तरह के एक क्लिक पर आपको जो मनचाही चीज़ें लेनी है, जिस तरह की खरीदारी करनी है आप कर सकते हो, आपको ईज़ी लोन एक्सेस हो चुका है। अब इस चक्कर में ये हो रहा है कि लोगों ने कर्ज़ बहुत ज़्यादा बटोरना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम मानते हैं कि एसआईपी के आंकड़े रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर महीना लोगों की पार्टिसिपेशन पैंडेमिक के बाद इक्विटी में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर जो जागरूकता आप और हम चाह रहे थे, वो थोड़ी थोड़ी आनी अब शुरू हो गई है। टियर 2 टियर 3 में हम देख रहे हैं कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या है, लेकिन साथ ही वो खर्च भी उतना ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो उसमें स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाउस होल्ड सेविंग्स हम देख रहे हैं ज़्यादा स्पेकुलेशन में जो जा रही है। तो जो मैं चीज़ आपसे पूछना चाह रही हूँ वो ये है प्रांजल कि कर्ज का आकलन कैसे करें और कैसे सुनिश्चित करें कि जो आपके ऊपर फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ हैं इस उम्र तक ख़त्म हो जानी चाहिए। क्योंकि आप या तो निवेश कर पाएंगे, अधिकतर लोग या तो निवेश ही कर पाते हैं या तो अपने घर की ईएमआई ही चुका पाते हैं। ठीक है, हालांकि हम कहते हैं कि ईएमआई के साथ साथ उसी अमाउंट की एसआईपी भी शुरू कर दो, हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता क्योंकि उतने फंड्स नहीं होते हैं उनके पास, है ना। तो एक समय क्या वो होना चाहिए कि हम भैया होम लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो वो ख़त्म कर दें, निपट जाएं उससे और सिर्फ इन्वेस्टमेंट में फोकस करें। बहुत अच्छा सवाल है कविता, आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है कि इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस बढ़ा है, लेकिन उसी के चलते क्योंकि हम म्यूचुअल फंड स्टॉक से ज्यादा कंफर्टेबल हुए हैं, तो सबकॉन्शियसली हमें पता नहीं चला कब हम लेंडिंग प्रोडक्ट से भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। हम पूरे फाइनेंस बास्केट से ज्यादा कंफर्टेबल हो गए विद इंक्रीज्ड फाइनेंशियल अवेयरनेस, और हम तेजी से, मैं कहूं तो उपभोक्तावाद की ओर थोड़ा बढ़ रहा है। थोड़ा फिलोसफिकल लिखता है लेकिन सच ये। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूं। मैं अभी एक रीसेंट मारुति की कार लेने गया। उन्होंने मुझसे सिंपल एक चीज कही कि आपको 1.5 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप फाइनेंस कराते हो, और मैं लेने गया था पूरा अपफ्रंट। उन्होंने मुझे कहा आप 1.5 लाख का डिस्काउंट जाने क्यों दे रहे हो, आप मिनिमम फाइनेंस लाख रुपए का करा लो, वो लाख रुपए पे आपको 9-10 हजार का ब्याज लगेगा साल भर में, आप साल भर में खत्म कर देना, और 1.5 लाख का आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिल रहा है। और मैंने कहा हाँ, फाइनेंशियली अगर मैं प्रैक्टिकली सोचूं तो इट मेक्स सेंस। लेकिन मैं घर आया, मैंने घर वालों से कहा मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा इस लोन को लेके। तो खैर घर में डिस्कशन ये हुआ, हमने वो लोन अवेल किया। लेकिन ये क्या दिखाता है हमें कि धीरे धीरे भारतीयों को तरह तरह स्कीम्स के जरिए लोन के प्रति कंफर्टेबल बनाया जा रहा है। पहली बार लोन लेने पे जो झिझक होती है वो तीसरी चौथी पांचवी बार में नहीं होती है, तो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन खराब होता है। इंडियंस जनरली हम जाने जाते थे सेविंग्स के लिए, हम वो सेविंग्स को निवेश अच्छा नहीं करते थे, लेकिन सेव हम हमेशा से अच्छा करते थे। तो अब हम निवेश सही करने की तरफ कुछ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कर्जा भी ले रहे हैं। एक थंब रूल ये होना चाहिए मेरी नजर में तो कि एजुकेशन लोन, होम लोन के अलावा अगर कोई डेप्रिशिएटिंग एसेट के लिए आप लोन ले रहे हैं तो उसे नहीं लेना है। मोस्ट केसेस में उसे नहीं लेना है। वो बिजनेस लोन हो, आपको लगता है आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आपके पास पूंजी हो, बिल्कुल मैं मानता हूं कि वो सही है अगर सोच समझ के किया जाए। एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, हाउस लोन हो, ये ठीक है। लेकिन कई बार हम महंगी गाड़ियां लेने के लिए लोन लेने लगते हैं। हम 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, मैं मानता हूं 4 पहिया जरूरी है, लेकिन हमें हमारी एस्पिरेशन है 20-25 लाख। तो अगर आप एस्पिरेशनल डेप्रिशिएटिंग एसेट ले रहे हैं तो वो लोन को जितना हो सके अवॉइड करें। आपको रियलाइज नहीं होगा कब आप उस डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कितनी जल्दी इस लोन को खत्म करें। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी, एक्सेप्ट अगर वो होम लोन है या वो एजुकेशन लोन है जो कि सस्ता है, जो कि कंपैरेटिवली पर्सनल लोन से, बिजनेस लोन से सस्ता होता है, तो वो 2 लोन आप चलने दे सकते हो और पैरेलली इन्वेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन अगर वो कोई एक्सपेंसिव लोन है, सबसे एक्सपेंसिव लोन क्रेडिट कार्ड, अगर आप पे वो चल रहा है, कोई 17-18% वाला लोन है, 15% वाला लोन है, क्योंकि जैसा पिछले एक्सपर्ट ने भी कहा, हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 12-13% का रिटर्न एग्रीगेट लेवल पे। तो जो भी आपके लोन ऐसे हैं जो 10-11% से ऊपर हैं, जिसपे ब्याज 10% से ऊपर का लग रहा है, वहां फिर दोनों पैरेलली करना ज्यादा समझदारी नहीं है। फिर तो महंगे लोन्स जो हैं उनको जितना जल्दी हो सके पे ऑफ करिए। ये ध्यान रखिए कि आपके टोटल जो टेक होम सैलरी है उसका 30% से ऊपर किसी भी समय आपको लाइफ में ईएमआई ना देना पड़े। तो आप लाख रुपए कमाते हैं, टोटल सारे लोन मिला के हो सके तो 30,000 के आसपास आपकी ईएमआई होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महंगे लोन्स को प्रायोरिटाइज करके जल्दी से जल्दी पे ऑफ करें।
बिल्कुल। और इन सब के बीच में ये ना भूलें कि आपको आज के लिए भी जीना है, ठीक है? भले ही हम प्राथमिकता दे रहे हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म गोल्स को, और वो इम्पॉर्टेंट गोल्स भी होते हैं, खुद की रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी शादी, खुद का आपको घर खरीदना है, लेकिन उतना ही ज़रूरी होता है अपने पैसों को भी एंजॉय करना बहुत अच्छे से। तो आप दोनों से ही मैं झटपट छोटे छोटे कुछ टिप्स चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ साथ शॉर्ट और मीडियम टर्म गोल्स भी बांधना बहुत ज़रूरी होता है। आप दोनों ने भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ में अपने बहुत सारे शौक तो पूरे किए ही होंगे, तो वो शौक क्या थे, कैसे पूरे किए, और हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे, ज़िंदगी जिए कैसे? यशवर्धन बताएं। जैसा अभी प्रांजल ने बताया कि कोई भी लोन नहीं लेना चाहिए, तो इसका ही मैं एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि गाड़ी लेने के लिए लोन लेने के बजाय अगर आप एक म्यूचुअल फंड में एक एसडब्ल्यूपी चला लेते हैं, तो आप एक बार का अपना निवेश, एक लमसम निवेश एक एसडब्ल्यूपी में करिए, एक एसडब्ल्यू मेथड ऑफ म्यूचुअल फंड में करिए, और एक बार इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको रेगुलर पे आउट्स होते हैं जिसमें आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो निवेश है, जो आपने लमसम निवेश कर रखा था, उसी में से आप अपना प्रिंसिपल जो आपको रीपे करना है ऑन अ मंथली बेसिस उस लोन को या कार के लोन को पे करने के लिए, तो आप उसको अपने एसडब्ल्यूपी या कोई भी विड्रॉवल प्लान के थ्रू आप उसको पे कर सकते हैं, रादर टेकिंग एनी अदर और कोई नया लोन लेने के बजाय। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए आपके पास 10 लाख की गाड़ी है और आपने 2 लाख का डाउन पेमेंट कर लिया है और 8 लाख का आपने लोन ले रखा है। 8 लाख के लोन के ऊपर आपको कार लोन 9.5-10% का कार लोन मिलेगा। उसके बजाय अगर आप वो 8 लाख रुपए अपने म्यूचुअल फंड में डालते हैं और म्यूचुअल फंड के थ्रू नेक्स्ट मंथ और 6 महीने के बाद से अगर आप उसमें एसडब्ल्यू प्लान शुरू कर देते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपको एक 12% का रिटर्न दे रहा होगा, कोई भी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। आप उसके थ्रू अपने कार लोन को पे करते हैं, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो प्रोबेबली आप लोन भी आप डेट फ्री हैं, साथ ही साथ आपके जो भी डेट है वो आपके म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी के थ्रू पे ऑफ होते चले जा रहे हैं, प्लस आपको इंटरेस्ट भी मिला है आपके निवेश के ऊपर। तो इस तरह से छोटे छोटे गोल्स को आप किसी म्यूचुअल फंड के एसडब्ल्यूपी प्लान के थ्रू या एक छोटा इन्वेस्टमेंट आप कहीं पे भी डाल के लमसम उसके थ्रू आप विड्रॉ कर सकते हैं मंथली और उसको पे ऑफ कर सकते हैं, या छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, चीजें खरीद परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रांजल, आप क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल के जरिए सीख देंगे हमारे दर्शकों को? आई थिंक अगर मैं आज जीने की बात करूं तो ये आज में खुश रहना, आज में संतुष्ट रहना, आई थिंक ये बहुत ज्यादा गोल प्लानिंग ना होके ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप खुशियां किस चीज में ढूंढ रहे हो। ये थोड़ा फाइनेंशियल आंसर नहीं दे रहा हूं मैं, लेकिन जो बहुत बहुत सस्ती या फ्री चीजें होती है। हम जब कोविड में सब घरों के अंदर थे तो हम ना तो होटल जा सकते थे, ना महंगे घूमने जा सकते थे कहीं भी, लेकिन कई लोग अपने परिवार के ज्यादा नजदीक आ पाए। किसी ने, हम रोज छत पे पतंग उड़ाते थे, पापा ने हमको पतंग उड़ाना सिखाया, लोग कैरम लूडो खेलने लगे। तो आई थिंक अपने दोस्तों को याद रखें, सुबह शाम कोई स्पोर्ट खेलें, ये सब वो चीजें जो बहुत सस्ती है। इससे क्या होता है, इसका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है कि जब आप अपने आज में कम साधनों में छोटी छोटी चीजों से खुश हो, तब आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स में डिसिप्लिन ला पाओगे। क्योंकि क्या होगा, अगर मैं रोज 8-10 घंटे काम करके थक के आ रहा हूं और मुझे लग रहा है मैं खुश नहीं हूं आज, तो कई बार जो मैंने 10 साल बाद के लिए गोल के लिए पैसे जमा कर रहा हूं, मैं उसको रिडीम करके फॉरेन हॉलिडे में चला जाता हूं, जो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता या मैं प्लान नहीं कर सकता। तो आपके डे में कुछ 1-2 हॉबीज, 1-2 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आपको खुशी देती रहे, जिससे आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन बने रहने में भी मदद मिलेगी। बहुत बखूबी आप दोनों ने जवाब दिया। और क्योंकि प्रांजल आपने छोटी छोटी खुशियों का जिक्र किया है, तो एक छोटी सी कहानी, मेरे पास समय समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक छोटी खुशी और बड़ी खुशी की कहानी बताती हूँ। एक शख्स हैं, अपने घर में तैयारी कर रहे होते हैं खुशी की। अचानक से एक दिन दरवाजे की घंटी बजती है, डोर खोलते हैं तो एक छोटी खुशी सामने होती है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो बड़ी खुशी का इंतज़ार कर रहा हूँ, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। ऐसा कई दफ़े होता है, एक साल में कई बार। अचानक से एक दिन वो तैयारी करते करते थक जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं तो बगल वाले के घर में बहुत बड़ी खुशी जा रही होती। तो उन्होंने कहा कि अरे, तुम तो बड़ी खुशी हो, मेरे घर पे क्यों नहीं आई? तो बड़ी खुशी ने उस वक्त कहा कि मैं वही छोटी खुशी हूँ जो बार बार आपका दरवाज़ा खटखटा रही थी और आपने मुझे अंदर नहीं आने दिया। मैं ही वो बड़ी खुशी थी जो अगर आप मुझे आने देते तो आज शायद आपके साथ होती। तो बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। जीना आपको
उसको आज है, लेकिन उसी के साथ साथ जो अहम पल होते हैं, हम शायद अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि इन पलों को जीना भूल जाते हैं। और असल में देखा जाए तो आपकी वेल्थ और आपकी कमाई ये भी होती है काफ़ी हद तक। चर्चा तो लगातार चलती ही रहेगी, लेकिन समय क्योंकि मेरा समाप्त हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद यशवर्धन आपका, प्रांजल आपका, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।